दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। योगेंद्र यादव साहब जाने-माने बुद्धिजीवी हैं और प्रधानमंत्री की भाषा में अगर कहें तो आंदोलनजीवी हैं और वो महाराष्ट्र में कई बार सैकड़ों बार आ चुके हैं और उनके बहुत सारे जो है वो उनके लेक्चर्स को लोग जो है वो सुन चुके हैं और पसंद करते रहे हैं। लेकिन उनके किसी लेक्चर की इतनी चर्चा नहीं हुई, जितनी कि उसके लेक्चर नहीं होने की यानी उनको भाषण नहीं देने की चर्चा हुई। उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन अभी जो अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया और अल्टरनेट मीडिया में कवर किया गया, वैसा कभी नहीं हुआ। तो ये एक नया मामला था कि जिसमें उनको पहली बार रोका गया और उसके बाद इतना कुछ हुआ। अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन का माहौल वैसा गर्म नहीं हुआ है, बल्कि जो है वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है, वो भी सभी जगहों पर नहीं हो सकी है। लेकिन अभी से योगेंद्र यादव की एक सभा को इस तरह से डिस्टर्ब कर देना, इसका क्या कारण, क्या उद्देश्य हो सकता है? आपको बहुत तजुर्बा है, बहुत सारे लंबे अरसे से आप जो है वो आंदोलन में हैं। आपके साथ भी बहुत मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने जो है वो किसी सभा को डिसरप्ट करने की कोशिश की हो। तो ऐसे लोग जो कि किसी सभा को डिसरप्ट कर देना चाहते हैं, लोगों को बोलने नहीं देना चाहते, वो आखिर क्या चाहते हैं और क्यों ऐसा करते हैं? ये सलीम भाई इसलिए है कि जो लोग विचारों से प्रतिकार नहीं कर सकते और विचारों के दर्शाने से जिनको डर लगता है वो लोग ये हिंसा का मार्ग उठाते हैं। हमने अब तक देखा था कि जो संघ परिवार है उनकी ये फितरत रही है, उन्होंने हमेशा हिंसा हिंसात्मक प्रवृत्ति को माना है। लेकिन ये जो ट्रेंड हो रहा है अभी पिछले दिनों में, ये चौथा किस्सा हमारे सुनने में आ रहा है कि इस तरह से एक पीसफुल सभा को इस तरह से उद्ध्वस्त करने की कोशिश की गई और सफलता से की गई। महाराव जी के घर पे जाकर उनको आतंकित किया गया। वो भी पता चला कि भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। श्याम मानव की सभा नागपुर में उद्ध्वस्त करने की कोशिश की गई। नागपुर में कौन ये सब करवाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक तो ये वृत्ति है कि हम आपको अपने विचार कहने नहीं देंगे, और हम, क्योंकि हमारे विचार में परिपक्वता नहीं है, इसलिए हम बल का उपयोग करेंगे, हिंसा का उपयोग करेंगे और आपको आतंकित करने के लिए हम स्ट्रेटेजी करेंगे। इसके पीछे की मंशा हमने समझनी चाहिए कि महाराष्ट्र में ये जो खुल के होने लगा है, हमले करने की वृत्ति और हमले शुरू हुए हैं, वो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो पूना में आह्वान दिया था उनके लोगों को कि अब हमारे आदेश की आप प्रतीक्षा मत करें, हमारे जो क्रिटिक्स हैं, हम पे जो टिका करते हैं, उनको ठोकुन काढ़ा। ये आवाहन उन्होंने पूना में एक जाहिर सभा में दिया था और उस आवाहन के बाद ही ये सिलसिला महाराष्ट्र में जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसलिए भी है कि अब चुनाव प्रक्रिया में गर्मी आने वाली है। उन्होंने दंगे करवाने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की, जो कानून लाकर आतंकित करने की कोशिश की, उसमें नाकामयाब रहे। तो अब जिसमें वो लोग माहिर है वो हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, और उसमें उनके साथ उनके जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट है, और हमने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। अब हम बहुत डिप्लोमेटिक बात करते हैं, पर जो हमारी भाषा में जिन्होंने उनकी सुपारी ली है, ऐसे सुपारीखोरों का भी पर्दाफाश करना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि ये देखिए, वो लोग
गेरिला टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ओपिनियन को बंद करवाने दबाने के लिए, और एन उस वक्त जब हम सबसे ज्यादा कार्यरत होते हैं तब ऐसा करके हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश जो की जाती है, इसका प्रतिकार हमने करना चाहिए। और वो चाहे हमारे साथी रहे हो, चाहे हम उनको उनका मन दुखाना ना चाहते हो, फिर भी ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर वो लोग ये मार्ग अपनाते हैं और इस मार्ग से जाते हैं तो हमने उनको जो सच्चाई है उसके रूप तरीके से टिका करनी आवश्यक है। और मैं नहीं समझता कि हमने, क्योंकि वंचित आघाड़ी के साथ, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, लेकिन जिन समाज के जो तत्व है, जो समाज के घटक है, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम हमदर्दी है, इसलिए उनकी गुंडाखोरी के लिए हम उनकी निंदा ना करें, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि फिर एक तरीके से हमारी चुप्पी का फायदा उठाकर वो लोग ज्यादा उग्र बनते जाएंगे, और इसलिए ये कहना जरूरी है, अगर वो लोग ये रास्ते पे जा रहे हैं तो हमने उनकी टीका खुल के करनी चाहिए। तुषार साहब, हरियाणा के बारे में सभी ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी वहाँ हार जाएगी, 20, 22, 25 के बीच में जो है वो रुक जाएगी। लेकिन बीजेपी को जो है वो ज़बरदस्त कामयाबी मिली और पिछले 2 इलेक्शन से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती। तो हम ये समझ रहे थे कि अब बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आत्मविश्वास से वो लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इस तरह की दमनकारी रास्ते पर नहीं जाएँगे। लेकिन हम जो है वो महाराष्ट्र में कुछ और ही होता हुआ देख रहे हैं। तो आखिर इतनी बड़ी जीत के बाद इतना डेस्परेशन क्यों है? ये इसलिए है कि सलीम भाई, आपने ये समझना बहुत जरूरी है कि हरियाणा में सिविल सोसाइटी जितनी महाराष्ट्र में संगठित है, और जिस जिस ताकत से महाराष्ट्र में सिविल सोसाइटी काम कर रही है, लोकसभा इलेक्शन में भी किया, और लोकसभा इलेक्शन के बाद जब पार्टियां थकी हुई नजर आ रही थी और निष्क्रिय दिख रही थी, तब भी सिविल सोसाइटी ने काम करने की अपनी क्षमता और जो एनर्जी थी उसमें कमी नहीं दिखाए। और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज जानती है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है उनका एक इन्फ्लुएंस दूसरे स्टेट्स से कई गुना ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव पे होने वाला है, और इसीलिए बीजेपी ने सिविल सोसाइटी के लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, ताकि अब जब चुनाव का दौर होगा और प्रचार का दौर होगा तो उनको डराया जाए, आतंकित किया जाए, उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करवाया जाए। और ये दिखता है कि महाराष्ट्र में वो हमसे कितना डरते हैं, हमारे विचारों से कितना डरते हैं, और हमारे विचार और हमारी आवाज का प्रभाव महाराष्ट्र के इलेक्टोरेट पे कितना ज्यादा है हरियाणा और बाकी के स्टेट से। हरियाणा में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसमें पार्टी की भी एक स्ट्रेटजी में गलती हो गई थी। और एग्जिट पोल में के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रेडिक्शन किया उन्होंने ईसी फैक्टर को उसमें नहीं किया था, नजरअंदाज कर दिया था, उन्होंने ईसी का इन्फ्लुएंस समझा नहीं था, और इसलिए उन्होंने गलत फोरकास्ट किया। ये सारी फैक्टर्स को हमने हरियाणा के रिजल्ट के साथ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत अलग है। महाराष्ट्र में आज सबसे पावरफुल कैंपेन फोर्स सिविल सोसाइटी लीडरशिप का है, पार्टियों से भी ज्यादा। और ये जिनके खिलाफ हम खड़े हैं, संघ परिवार और उनके साथियों के खिलाफ, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और इसलिए जो हिंसा का प्रयोग करने में वो माहिर है वो अब कर रहे हैं। तुषार साहब, आपसे आखिरी प्रश्न ये है जिसका डायरेक्ट इससे संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एक घटना है। खुद हमारे बम्बई के
एक सबब की, नाला सुपारा की, जहाँ पर के 31 बिल्डिंगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप जो है उनको डेमोलिश कर सकते हैं। 41 बिल्डिंगें। तो ये जो 41 बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं, ये कोई ऐसी बिल्डिंगें नहीं हैं कि नेपेन सी रोड में कि जिनके जो है वो 4-4 फ्लैट हैं, अगर एक फ्लैट टूट भी गया, तो वो कहीं और रह जाएँगे। ये तो वो लोग हैं कि जो ज़िंदगी भर अपने पैसे जमा करते हैं और उसके बाद जाकर के बम्बई से 50 किलोमीटर दूर अपना एक छोटा-सा आशियाना बनाते हैं। तो उनके घरों को तोड़ देना, हाई कोर्ट में फैसला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला, अब वो बेचारे कहाँ जाएँगे? इस हमारी जो सोशल संवेदनशीलता है, ये कहाँ चली गई है? कोर्ट्स की कहाँ चली गई है? और सिविल सोसाइटी को इन लोगों की मदद के लिए, इन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, जो 15-15 साल से वहाँ रह रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा कानून का एक मिसकैरेज हो रहा है कि जिन्होंने गुनाह किया वो उनको सजा नहीं हो रही है, जिनकी मिली भगत से ये गुनाह किया गया उनको भी सजा नहीं हो रही। बिल्डर अपना पैसा कमा के चला गया, कॉरपोरेशन में जिन्होंने रिश्वतें ली और इतना बड़ा समूह गैर कानूनी बिल्डिंगों का बांध के खड़ा हो गया, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें लोगों ने खरीदी की जगहों की और रहने आ गए, तब भी उन्होंने कुछ उसके बारे में नहीं किया। और अब जाके कोर्ट ने ये फैसला किया है कि भाई ये तो गैर कानूनी है, इसको तोड़ दिया जाए। और तोड़ने की और घर खो देने की सजा जिन्होंने ये घर खरीदे, जो वहां रह रहे हैं, उनको भुगतनी होगी। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे कानून की रखवाली की है। शायद जैसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भगवान के आदेश से अयोध्या का मसला सॉल्व करने का की प्रेरणा मिली, शायद उसी तरह से ये कानून और फैसले करते हो तो ये मुमकिन है। बाकी मुझे समझ में नहीं आता कि जो निर्दोष है उसको आप फांसी दे रहे हो और जो दोष है, जिसने गुनाह किया है, उनको छोड़ रहे हो। हमने ये बहुत सीरियसली इस मसले को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये हुआ और महाराष्ट्र में ही कोर्ट के ही आदेश से नारायण राणे ने अवैध बांधकाम किया है, अपने घर का बांधकाम किया है, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स और नोटिस निकलने के बावजूद आज, क्योंकि वो रूलिंग कंबाइन में बैठे हैं, उसमें उनको मिनिस्ट्री दी गई है, तो वो नहीं तोड़ने जा रहे हैं। तो ये जो पक्षपाती नीति है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर न्याय और एकता की बात करने निकलेंगे तो हमारे शब्दों में कोई सत्यता दिखेगी। इसके बारे में हम ये मामला उठाएंगे। मैं जानता हूं कि देर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए है, लेकिन इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोगों की, करीबन 4,000 परिवारों का आशियाना लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है उनसे। उनको क्या मुआवजा मिलेगा, उनको कहाँ रहने को मिलेगा, उनके ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, इसके प्रश्न उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इन चुनावों में इसको मुद्दा बनाना ये हमारा फर्ज बन जाता है, और ना सिर्फ चुनावी मुद्दा, लेकिन इसका हल निकालने के लिए हमने देखा है कि जब सरकार को उसका फायदा होता है तो कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके वो लोग कानून बना देते हैं और गैर कानूनी चीजों को भी कानून दिखा देते हैं वो लोग। तो इस मामले में ऐसा कोई कदम उठाकर इन लोगों को बचाने का, उनके साथ मानवीय तरीके से पेश आने का फर्ज सरकार का है। ये सरकार नहीं करती है तो आने वाली सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी नाइंसाफी अगर हम बर्दाश्त करने लगे तो ये चलेगा नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इन्होंने जानकर भी लिया हो कि भाई ये अवैध है तो हमको सस्ते में मिलता है तो ले लेते हैं, तो भी उनका गुनाह उतना बड़ा नहीं है कि वो लोग को सजा भुगतनी पड़े। जिसने गुनाह किया है उसकी संपत्ति छीनो आप,
बिल्डर बिल्डर से कुर्की करो, वसूली करो पूरी। कॉरपोरेशन में जिन्होंने रिश्वतें लेकर ऐसे 40-40 अवैध बांधकाम करने दिए, क्या कॉरपोरेशन सोई हुई थी? वहां के जो कॉरपोरेटर्स है, वहां के जो पॉलिटिशियंस है, उनको पता नहीं था कि ये इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा है यहाँ पर? तो जिन्होंने वो पैसा कमाया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सा कानून है कि खून कोई करे और फांसी पे लटकाए किसी और को? ऐसा अंधा कानून कैसे चल सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की आंख की पट्टी निकाल दी, लेकिन उनकी दृष्टि भी ले गई। आंख की पट्टी वाली देवी के पास ज्यादा दृष्टि होती थी, वो कानून के असली पहलू को देख सकती, समझ सकती थी। आंखें खुली वाली देवी को वो नहीं समझ में आ रहा। ये बहुत गंभीर मसला है सलीम भाई, इसके ऊपर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। और इसको हम तो जरूर, मैं तो जरूर इस मुद्दे से मुंबई में प्रचार करूंगा। हमने देखा था कांपाकोला कंपाउंड में भी यही शुरू हुआ था। वहां जो लोग रहने गए उनको सजा दी गई थी। जिन्होंने बांधा, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया, उनसे उनके साथ कोई वो नहीं किया गया था। पर जो रहने गए, जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाए पैसे से वहां घर दिए, उनको सजा फरमा दी गई। तो ये ऐसा कानून, उसका भी हमने विरोध करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो दोस्तों बहुत सारे समस्याएँ हैं। एक समस्या तो ये है कि एक आदमी जो है वो उसकी आज़ादी है, अपने एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको रोका जाता है, उसका गला घोटा जाता है, बल्कि उसको ठोका जाता है। और उसके बाद जो गरीब लोग तिनका-तिनका करके अपना आशियाना बनाते हैं, उनको जो है वो उजाड़ते वक़्त ज़रा भी नहीं सोचा जाता कि उन बच्चों पर क्या गुज़रेगी, जो कि अपने घरों से जो है वो सड़क पर आ जाएँगे। महाराष्ट्र में गौरी लंकेश के खूनी को चुनावी प्रबंध का इंचार्ज बनाने का तात्पर्य क्या था? इसमें वही आतंक का मैसेज भेजने की साजिश है। हरियाणा में आप देखिए, जब राजस्थान में चुनाव हुए तो तब वहां, पंजाब में चुनाव हुए थे तब वहां, चुनाव के वक्त में राम रहीम जैसे खूनी बलात्कारी को पेरोल पे छोड़कर चुनाव के ऊपर उसका असर करवाने की जो नीति संघ और बीजेपी ने सफलता से इम्प्लीमेंट की है, उसी का ये एक स्वरूप है। और ये भी सिविल सोसाइटी को आतंकित करने का की एक चाल है कि गौरी लंकेश के खूनी को रिस्पेक्टफुल पोजीशन देना, उसको उनके चुनाव के उसमें उतारना, उनको चुनाव का प्रभारी बनाना, ये एक संदेशा भेज रहा है कि देखो हमारे पास आज भी नथुराम है, हम उनको भेज सकते हैं आप तक। ये भी एक, ये जो साइकोलॉजिकल टेरर इस्तेमाल करने में जो संघ परिवार माहिर है, उसकी ही एक साजिश है। इसको हमने समझना बहुत जरूरी है। इनको आइसोलेशन में हम नहीं ले सकते। नथुराम से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक और ये जालना में गौरी लंकेश के खूनी तक के सारे जो हत्यारे हैं, उनको शोकेस करके ये लोग आतंक फैलाने की अपनी साजिश में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात भी हमने बोलना बहुत जरूरी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि इनके ये जो लोग डर फैला रहे हैं, इनका डर निकाला जाए, बल्कि इस तरह की शक्ति उभारी जाए कि खुद इनके दिल में जो है वो इस तरह की धांधली करने से पहले डर पैदा हो। बहरहाल आप लोगों ने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। हम आइंदा भी आपसे इस तरह की बात करते रहेंगे। शुक्रिया।